हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब ठीक हो और आप सबको हमारे चैनल की वीडियोस बहुत पसंद आ रही हों। तो जो लोग नए हैं हमारी एकेडमी की वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने हमें मौका दिया है अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए, तो मैं बता दूं हमारी एकेडमी आप लोगों को आपको 10th क्लास के आपके बोर्ड एग्जाम्स की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारी एकेडमी का ये टारगेट है कि हम लोग आपको आपके 10th बोर्ड्स की तैयारी कराएं। और वो 10th बोर्ड कोई भी मतलब कोई भी पर्टिकुलर बोर्ड हो सकता है, कोई स्टेट बोर्ड हो सकता है, सेंट्रल बोर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई। तो इस तरीके के बोर्ड्स के विद रिस्पेक्ट टू हम अपना सिलेबस उठा रहे हैं और आप लोगों को आपके जो सारे सिलेबस है उन सब की तैयारी करा रहे हैं। और मेरा नाम नैनी है और मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ और मैं आपको आपके साइंस के अंदर जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है वो सारा का सारा कंप्लीट करा रही हूँ। हम लोगों ने अभी काफी लंबी जर्नी तय कर ली है और हम लोगों ने अपने काफी टॉपिक्स कवर किए हैं इस एकेडमी के साथ। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया है, वेरियस पार्ट्स, उसके रेजिस्टेंसेस वगैरह सब पूरा किया है हमने। उसके बाद वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वी हैव कंप्लीटेड। उसके बाद नाउ वी आर ऑन गोइंग विद द चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड एंड दैट चैप्टर इज ऑल्सो अबाउट टू एंड। ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है, हम इसके ऑलमोस्ट एंडिंग पर आ गए हैं और हमारा काम ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है। हम प्रोबेबली एक वीडियो और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्या है कि अगर आप लोगों को आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल राइट पोजीशन पर हो, राइट लोकेशन पर, आपको बहुत अच्छा चैनल मिल चुका है। तो अगर आपको अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो के साथ साथ हमारे चैनल के पेज को भी विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर एक टॉपिक से रिलेटेड। सबके डिफरेंट क्या बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जैसे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है फिजिक्स बाय नैनी मैम के अंडर, वहां पर आपको हर एक चैप्टर अलग अलग उसकी वीडियोस एंड ऑलमोस्ट द वीडियोस आर नॉट टू लॉन्ग कि आपको काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। वीडियोस आर ओनली ऑफ 20 मिनट ईच, 20 to 25 मिनट्स ईच। आपका एक टॉपिक आप 20 मिनट के अंदर आराम से समझ सकते हो। और आप मानो अगर आप दिन में 3 वीडियोस भी देख सकते हो, 1 घंटे के अप्रॉक्स आप वीडियोस देख लेते हो तो आप काफी अमाउंट ऑफ सिलेबस जो है अपना कंप्लीट कर लोगे हमारी एकेडमी की वीडियोस के साथ। फर्दर यहाँ पर आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हर चीज मिल जाएगी। तो विद दिस नोट नाउ वी शुड नॉट वेस्ट मोर ऑफ आवर टाइम ऑन इंट्रोडक्शन, है ना। टाइम वेस्ट तो था बट चलो इतने इंट्रोडक्शन बहुत है आप लोगों के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप लोगों ने एक काफी इंटरेस्टिंग थंबनेल में इसके बारे में भी देख लिया होगा। हमारा आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब आज हमने अपने टॉपिक के अंदर इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना है। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब हम सबसे पहले देखो टॉपिक में हमारी आदत सबसे पहले क्या है कि हम पहले टॉपिक का नाम समझे कि इस टॉपिक का नाम ये क्यों है। एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, यानी हमारे आसपास की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। और रिफ्रैक्शन मतलब जहां रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको देखने को मिलता हो। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेयर में डे टू डे लाइफ में दिखने वाले रिफ्रैक्शन के फिनोमेना। अब रिफ्रैक्शन भी सबको पता है, उसके ऊपर तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। रिफ्रैक्शन होता है लाइट का बेंड होना, जब भी लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर क्या करती है, ट्रेवर्स करती है, उसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक में आपको अपने पिछले जो टॉपिक है जो हमने डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म स्टडी किया था, उसका भी आपको कुछ यूज पता लगेगा। तो जिन लोगों की वो वीडियो नहीं देखी थी तो मैं बता दूं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है कि जब भी एक व्हाइट लाइट यहाँ पर क्या है, आप सनरेज रेफर कर सकते हो। जब भी आप सनरेज को क्या करते हो, ग्लास प्रिज्म के अंदर से पास करते हो, तो आफ्टर पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म वो डिफरेंट बैंड ऑफ कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसे बोला जाता है व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग या फिर इसे डिस्पर्जन बोला जाता है। अब उस डिस्पर्जन से रिलेटेड भी काफी सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हैं जो आपको दिखाई देते हैं। अब बस ये है कि ये जो भी फिनोमेना मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ना, वो आप सबने देखे हैं, अच्छे से देखे होंगे, रियल लाइफ में देखे होंगे। बट अब आज हमने क्या करना है रजे, आज हमने उनके पीछे की फिजिक्स को समझना है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की तरफ, और वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हमारा सबसे पहला फिनोमेना क्या है रजे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो।
ये हमारा पहला फिनोमिना है जो हम आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के अंदर क्या होता है रजे, जब भी जो लाइट है, एक सन रेज की लाइट है। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो सबसे पहले देखो रेनबो बनता तो सबने देखा होगा, ठीक है। जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद सबको इंतजार होता है कि इंद्रधनुष हमें दिखाई दे जाए। अब उस फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के पीछे क्या है, उस फिनोमिना ऑफ रेनबो के पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम का एक कंसेप्ट लगता है, और आप ये बोल सकते हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी इसी के पीछे लगती है। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो यानी रेनबो बनता कैसे है, उसे समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो रेनबो बनता कब है, रेनबो तभी बनेगा जब क्या होगी, बारिश होगी। जब बारिश होगी तभी क्या बनेगा, आपके पास रेनबो बनेगा। और आप लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी, रेनबो कब कब बनता है, एक तो जब बारिश हो रही हो, और एक जब सूरज भी निकल आए। बारिश होते होते क्या निकल जाए, अगर सूरज निकल जाए तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है क्या देखने का, रेनबो देखने का। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो मैक्सिमम से मैक्सिमम कब बन सकता है, जब बारिश हो रही हो और सूरज भी निकल आए, तो ये बेस्ट टाइम है रेनबो फॉर्मेशन का। अब ये सब चीजें मैम आपको क्यों बता रही है, मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है रेनबो फॉर्मेशन के अंदर। अब देखो रेनबो कब बनेगा, जब बारिश होगी। तो रचित आप सबको पता है जब भी बारिश होती है तो हवा में क्या बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हवा में जो नमी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नमी बढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो हवा है उसके अंदर काफी सारे क्या हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अब वाटर ड्रॉपलेट्स मैं इतने बड़े बड़े क्यों बना रही हूँ, देखो जैसे नॉर्मली तो आपके एयर के अंदर क्या है, तो गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो तो बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं। और क्या है आपके साथ, कुछ डस्ट पार्टिकल्स। तो अब जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, उनका साइज वाटर ड्रॉपलेट्स के कंपैरिजन इतना छोटा सा होता है, काफी छोटे होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके, इसके कारण मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरीके से शो किया है। अब आपको पता है ये वाटर मॉलिक्यूल, इसको एक बॉल की तरह समझो, इसको क्या है, बॉल की तरह समझो। वाटर मॉलिक्यूल के बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, नॉर्मल गैस पड़ी हुई है, और इसके अंदर कौन सा मीडियम है, वाटर। अंदर कौन सा मीडियम है, वाटर। मैंने काफी छोटा लिखा है, ठीक है, पर वाटर लिखा है इसके अंदर, और बाहर फिर क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। तो इसका मतलब आप ये चीज देख पा रहे हो कि जब भी बारिश होती है तो असल में हमारी हवा के अंदर ही क्या हो जाता है, एक और तरीके का मीडियम आ जाता है, और वो मीडियम क्या है, वाटर आ जाता है। तो अब जब भी मीडियम बदलेगा तो कौन सी चीज आएगी, रिफ्रैक्शन सामने आएगी। अब देखो, अब मान लो ये बारिश हुई तो काफी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हमारी एयर के अंदर, और उस साइड पे, दूसरी साइड पे क्या निकला हुआ है रजे, सूरज निकला हुआ है। अब सन से क्या आएगी, सन से आएंगी व्हाइट रेस, सन से क्या आएंगी, व्हाइट लाइट आएगी। अब जब भी ये सनलाइट रजे मानो यहाँ पे ट्रैवल कर रही होगी, किसके अंदर, हमारी एयर के अंदर ट्रैवल कर रही होगी, एयर के अंदर ट्रैवल करते करते जब भी वो किसी वाटर मॉलिक्यूल से टकराएगी या वाटर ड्रॉपलेट से टकराएगी, तो एयर से ट्रैवल करते करते एकदम से उसका मीडियम क्या हो जाएगा रजे, उसका मीडियम हो जाएगा चेंज, उसका मीडियम रेयर से डेंसर में आ जाएगा। तो अब इस मीडियम के चेंज हो जाने के कारण क्या होगी, इस मीडियम के चेंज हो जाने के कारण आपको दिखने को मिलेगी डिस्पर्जन। क्या देखने को मिलेगा आपको, डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। और ये व्हाइट लाइट क्या करेगी, वाटर के अंदर सबसे पहले पास करेगी, यहां पर इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद ये दोबारा यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से क्या हो जाएगी, 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मैंने 4 ही बनाया, बना लो 5 6 और ये 7। तो ये इस तरीके से होती है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी सूरज की रोशनी जब भी वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर जाती है तो वहां पर ये रिफ्रैक्शन होती है, इसकी रिफ्रैक्शन होने से क्या होता है, इनकी डिस्पर्जन हो जाती है। डिस्पर्जन मतलब ये अलग अलग कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और यहां पर अगर आप खड़े हो, ये आपकी आईज मैंने बना दी, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाती है, असल में आपको यहाँ पर व्हाइट लाइट नहीं मिलती, यहाँ पर आपको बैंड ऑफ कलर्स नजर आते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेनबो बोल देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, रेनबो बोल देते हैं। आप देखो रेनबो आपको दिखाई कब देगा, तभी दिखाई देगा जब आप सन की तरफ फीड करके खड़े हो। यानी मैं इस तरीके से खड़ी हूं, अगर मैं यहां खड़ी हूं तो पीछे सूरज होना चाहिए, और मुझे आगे इस पोजीशन पर क्या दिखेगा, मेरा रेनबो नजर आएगा। तो रेनबो भी एक एप्लीकेशन है किसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, ये बोल सकते हो डिस्पर्जन का। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिनोमिना है, इसे आप नोट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिनोमिना है जो हमें देखने को मिलता है वो है रजे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो हमारा नेक्स्ट फिनोमिना जो हमें देखने को मिलता है वो होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ
स्टार्स, ये हमारा नेक्स्ट फिनोमेना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से मतलब क्या होता है, जो तारे हमें चमचमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है, काफी गाने भी बने हुए हैं इस पे। जब हमें तारे चमचमाते हुए नजर आते हैं यानी उसे क्या बोला जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है रजे, अब ये बात समझो। हम अब स्टार्स तो हमसे क्या है, काफी दूर है, यहाँ पर काफी दूर है, मान लो ये अर्थ पर कोई इंडिविजुअल खड़ा है, तो स्टार्स हमसे क्या है रजे, बहुत दूर है। तो अब जब भी हम स्टार्स को देख रहे हैं तो उसके बीच में क्या आती है रजे, उसके बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक लेयर आती है, किसकी, हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर आती है, ठीक है, हम एटमॉस्फेयर के अंदर है ना। तो स्टार्स हमें क्या है, स्टार्स तो एटमॉस्फेयर की रीच से भी काफी बाहर है, काफी ऊपर है। तो जब भी स्टार्स की रोशनी हमसे हमारे पास आती है तो वो किसके थ्रू पास होकर आती है, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होकर आती है। इस तरीके से एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होने के बाद ही हमें क्या दिखती है, हमें स्टार्स नजर आते हैं। अब ये चीज समझो, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, आपने अगर किसी छोटी क्लास के अंदर पढ़ा हो तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, डिफरेंट तरीके की गैस की लेयर से मिलकर बना हुआ है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, है ना। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, आयनोस्फेयर हो गई, तो है ना। तो इस तरीके से काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, उन सब की डेंसिटी भी क्या है, डिफरेंट है। जितनी हवा के अंदर लेयर है उतनी ही उन लेयर्स की डेंसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब मान लो अगर आप कोई 3 लेयर की बात कर रहे हो, 3 कंसेक्यूटिव लेयर्स की अगर हमने बात की है, तो तीनों की डेंसिटी क्या होगी रजे, डिफरेंट होगी। और डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण क्या होगा, अब जैसे मान लो जो नीचे की जो हवा होती है ना, वो काफी डेंस होती है। नीचे की हवा क्या होती है, काफी ज्यादा डेंस होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ना, ये हवा थोड़ी रेयर हो जाती है, यानी इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ जाते जाते डेंसिटी क्या होती जाती है, जैसे थोड़ी कम होती जाती है। और स्टार से रेज कैसे आ रही है, स्टार से रेज यहाँ पे ऐसे आ रही है, हमारी तरफ नीचे आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा रजे, यहाँ पर जब भी ये रेज स्टार्स की और हम तक आएंगी, तो ये आते आते क्या है, डिफरेंट तरीके की लेयर से पास होकर आएंगी। और ये डिफरेंट लेयर्स क्या करेंगी, ये डिफरेंट लेयर डिफरेंट मीडियम का काम करेंगी। ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स क्या करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स का काम करेंगी। ये लेयर कोई और मीडियम बनाएगी, ये कोई और, ये कोई और, ये कोई और। इस तरीके से हर एक लेयर क्या होगी, एक डिफरेंट मीडियम का काम करेगी, ठीक है। जैसे अगर ये रेयरर है तो ये सबसे पहले रे अगर आई, रेयरर से डेंसर है ना, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई। तो मान लो कुछ इस तरीके से बेंडिंग हो गई, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जो ये आपके पास जब भी आपके पास ये लाइट पहुंचेगी ना, तो ये लाइट काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन फेस करने के बाद आएगी। मतलब ये नहीं आएगा कि आप स्टार से लाइट आई और वो सीधा आकर आपकी आंखों में स्ट्रेट, यानी ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएंगी। ये काफी सारी इनकी रिफ्रैक्शन होती जाएगी, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कभी है ना टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस तरीके से इनकी बेंडिंग होगी, जिसके कारण आपको स्टार जो है उसकी ओरिजिनल पोजीशन को मैं ओपी से लिख देती हूँ। तो आपको स्टार उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ना नजर आकर कहीं और नजर आएगा, थोड़ा उससे ऊंचाई पर नजर आएगा, थोड़ा और ऊंचा नजर आएगा। ये क्या है, इसकी अपैरेंट पोजीशन, क्या बोलते हैं, अपैरेंट पोजीशन। अपैरेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, वो पोजीशन जो नकली है, जो हमें सिर्फ दिखाई दे रही है, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टार आपको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ना दिखने के कारण कहीं और ऊंचाई पर आपको वो नजर आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं नजर आएगा। अब ये तो हो गया, पोजीशन बदल जाती है उसकी, तो उससे ट्विंकलिंग का तो पता नहीं लगा। आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ नहीं, चलो यहाँ नजर आ रहा है, फिर भी वो जगमग 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 क्यों नजर आता है, ट्विंकलिंग क्यों नजर आती है हमें उसकी। तो देखो रजे, अब ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है वो किसके कारण हो रही है, एयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के कारण, हवा की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के कारण ही होती है। और हवा की क्या खासियत है, हवा तो बहती चली जाती है। क्या खासियत है भाई हवा की, हवा ने तो बहना है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हवा जो है एटमॉस्फेयर की हमारी, वो भी बहती चली जाएगी, है ना, उड़ती पतंग, है ना। तो हवा भी हमारी क्या करती जाएगी, बहती चली जाएगी। अब जब हवा बहती चली जाएगी तो उससे क्या होगा रजे, जो एयर की लेयर्स है ना, उनकी डेंसिटी चेंज होती रहेगी, यानी कभी कोई डेंस हो गई, कभी कोई रेयर हो गई, कभी कोई डेंस हो गई, कभी कोई रेयर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब एक टाइम पे भी अगर आप किसी स्टार को देखोगे ना, तो आपको वो एक पोजीशन पे नहीं नजर आएगा, कभी वो यहाँ आया, कभी वो यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, समझ पा रहे हो, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये स्टार की पोजीशन क्या है, अपैरेंट पोजीशन भी चेंज होती रहेगी, कभी इधर दिख गया,
कभी यहाँ दिख गया, कभी यहाँ दिख गया, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो समझ रहे हो, आपको 5-10 सेकंड के अंदर भी वो स्टार पता नहीं कितनी बारी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, इधर 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 इस तरीके से। तो इसके कारण आपको स्टार क्या है, वो एक पर्टिकुलर लाइट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं नजर आता, वो ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। तो असल में वो ट्विंकलिंग जगबुझ नहीं हो रही होती उसमें, वो उसकी पोजीशन आपको बार बार चेंज हो रही है, आप एक ही जगह पे उसकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो आपको क्या नजर आता है, ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। दस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे भी एक फिनोमेना है जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पता लग गया हो। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है उसे स्टडी करते हैं। और हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है रजे थर्ड एप्लीकेशन, और उसे आप बोल सकते हो अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट। तो आपको क्या मिलती है, अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट। इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं यहाँ पे, अर्ली सनराइज या डिलेड सनराइज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अर्ली सनराइज मतलब सूरज उगना, सनसेट मतलब सूरज ढल जाना। तो अर्ली सनराइज मतलब ये है कि आपको सूरज जो है वो अपने उगने से थोड़ी जल्दी आपको नजर आ जाएगा। मतलब आपको सनराइज, अगर मान लो सनराइज 6:30 पे हो रहा है, रियल सनराइज 6:30 पे हो रहा है, और आपको पर वो सनराइज आपको 6:28 पर ही नजर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको सनसेट देखना है, मान लो सनसेट 7 o'clock हो रहा है, तो वो आपको रियल सनसेट मान लो 7 o'clock हो रहा है, तो आपको वो सनसेट 7 o'clock नहीं 7:02 पर नजर आएगा। यानी ये फिनोमेना होता है रजे, ये आपने कभी नोटिस नहीं किया, मतलब नोटिस आप कर भी कह सकते हो, तो पर ये चीज होती है कि हमें सनराइज जो है वो उसके एक्चुअल मतलब असल में सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज नजर आना शुरू हो जाता है, और जो सनसेट है वो हमें सनसेट होने के 2 मिनट बाद हमें सनसेट पता लगता है कि सनसेट हो गया है। अब वो चीज क्यों, अब इसे भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है ये चीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ का सरफेस है ये, और कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, ये इसका कर्वेचर है रजी, ठीक है, अर्थ का इस तरीके से नीचे को कर्वेचर है अर्थ का, ये उसके नॉर्थ पोल पे मान लो कहीं में हम मान लेते हैं एक इंसान खड़ा है। अब रियल सनराइज या रियल सनसेट किसे बोलते हैं, उसे देखा जाता है एक लाइन के विद रिस्पेक्ट टू। अब रजी यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन बना लूंगी ना, इस लाइन को बोला जाता है हॉरिजन, इस लाइन को क्या बोला जाता है, हॉरिजन बोला जाता है। अब हॉरिजन क्या है, अब अगर जो सूरज है ना, अब देखो अगर आप कोई चीज देख सकते हो ना, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप दूर तक देख रहे हो, नीचे से नीचे आप कितना देख सकते हो, आपकी विजन सिर्फ हॉरिजन तक ही आ सकती है। हॉरिजन से नीचे अगर कोई भी चीज होगी ना तो वो आपकी ह्यूमन आईज को नजर नहीं आएगी। वो क्यों, अर्थ के कर्वेचर के कारण, ठीक है। अब वो यहाँ पे खड़े बंदे को ये उसका हॉरिजन बन जाएगा। कभी अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है ना तो उसे सिर्फ इसके ऊपर की चीजें नजर आएंगी, इसके ऊपर इसके नीचे की चीजें उसको नहीं नजर आएंगी। तो हम कब मानते हैं कि सनराइज हो गया, सनराइज हम तब मानते हैं जब जो सन है वो इस हॉरिजन को क्रॉस करके ऊपर आ जाए। सूरज उगना किसे बोलते हैं, जब सन जो है हॉरिजन को क्रॉस कर ऊपर आ जाए तो हम मानते हैं कि रियलिटी में सनराइज हो गया है, ठीक है। बट अब यहां पर हमें सनराइज क्या है, जैसे मान लो रियलिटी में सनराइज कुछ 6:30 बजे होना है, बट आपको वो दिख कहां जाएगा, आपको वो दिख जाएगा 6:28 पर ही दिख जाएगा आपको। कैसे, अब इसके पीछे भी बिल्कुल सेम फिनोमेना लगता है जो हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में पढ़ा था। यहां पर क्या होगा रजे, जब ये सन रेज, अब सन तो कॉन्टिन्यूसली क्या छोड़ रहा है रजे, लाइट छोड़ रहा है। तो जब ये कॉन्टिन्यूसली जब सन लाइट छोड़ रहा है तो उससे आने वाली लाइट हम तक कैसे आती है, वो आती है जब वो डिफरेंट तरीके के अर्थ के लेयर्स को पास करती है। और हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा जो अर्थ की जो भी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो इवन नहीं है, उन सबकी डेंसिटी जो है वो सेम नहीं है, बल्कि उनकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, वो चेंज होती जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा कि ये जो सन रेज भी है ना, ये हम तक पहुंचने से पहले क्या करेंगी, बहुत सारी रिफ्रैक्शंस फेस करेंगी। इस तरीके से रिफ्रैक्शन होती रहेगी, ठीक है। और ये जो सन रेज हैं ये किसी ना किसी तरीके से रिफ्रैक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंच जाएंगे। देखो असल में तो आपको ओरिजिन से नीचे वाली कोई चीज नजर नहीं आती है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसकी सन रेज क्या है, हमसे हॉरिजन को क्रॉस करने, सन के हॉरिजन क्रॉस करने से पहले ही पता लग आ जाती है हमारे पास, जिससे आप अपनी सन की इमेज को कहां ट्रैक कर लेते हो, यहां पे ट्रैक कर लेते हो।
समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अब ये जो असल में तो ये लाइट हम तक कब पहुंचनी चाहिए, तब पहुंचनी चाहिए जब सूरज असल में होरिजन को क्रॉस कर ले, रियलिटी में क्रॉस कर ले। बट रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये बेंडिंग के कारण इसकी सूरज की रोशनी हमारे पास कुछ उसके एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही हम तक पहुंच जाएगी। और हमारी आंखें क्या करती हैं, किसी भी चीज को बैक ट्रैक करती हैं, उसे सीधी डायरेक्शन में देखती हैं, जिसके कारण हमारे जो सनराइज है हमें उसकी रियलिटी में होने से हमें पहले ही पता लग जाएगा। और ये सेम चीज क्या होती है, सनसेट के साथ भी होती है। सनसेट कब होगा, जब जो सन है वो होरिजन से नीचे आ जाए। अब सन जब मान लो होरिजन से नीचे आ भी जाएगा, तब भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन आप सन की इमेज को कहां देख पाओगे, होरिजन से ऊपर देख पाओगे, जिससे जो सनसेट होगा वो थोड़ी देर बाद नजर आएगा, और जो सनराइज है वो आपको 2 मिनट पहले ही नजर आ जाएगा। तो ये थी रजे हमारे कुछ बेसिक फिनोमिना या कुछ बेसिक एप्लीकेशंस कह सकते हो, या कुछ बोल सकते हो ना रियलिटी में ये चीजें जो रिफ्रैक्शन वगैरह आपको कहाँ नजर आती है। तो हमने बेसिकली 3 तरीके की पढ़ी। एक तो रेनबो फॉर्मेशन देखा हमने, फिर हमने देखा स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, तीसरा हमने ये देखा कि हमारा जो सनराइज है और सनसेट है उनका टाइमिंग क्यों चेंज रहता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये तीनों एप्लीकेशन, ये तीनों फिनोमिना अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर रेफरिंग दिस। आई होप आपने जिस भी ख्वाहिश से इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया हो वो पूरी हो गई, आपको समझ में आ गया हो। सो आई नैनी, विद दीज वर्ड्स आई जस्ट एंड दिस वीडियो ओवर हियर ओनली, एंड होप वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारा टॉपिक होगा टिंडल इफेक्ट, और उसके साथ हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।